आइए दोस्तों, अब क्लास 10 साइंस धातु और अधातु चैप्टर पढ़ते हैं। पहला है धातुएं क्या है। वे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उन्हें धातुएं कहा जाता है। यानी धातु जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। उदाहरण: सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, आयरन आदि बहुत सारे धातुओं का उदाहरण होता है। फिर है अधातुएं क्या है। वे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जबकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण यानी लेने की प्रवृत्ति होती है। उन्हें अधातुएं कहा जाता है। उदाहरण: जितने प्रकार का गैसें होते हैं वे सभी अधातुएं होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन, फ्लोरीन, क्लोरीन आदि। फिर आता है सबसे तन्य धातु का नाम लिखे। यानी किस धातु को सबसे लंबी खींचा जा सकता है, तो वह होता है सोना। उस धातु का नाम लिखे जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वैसे तो प्रायः धातुएं कमरे की ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा यानी मरकरी ही एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, यानी वह धातु पारा होगा। फिर आता है उस अधातु का नाम लिखे। इसमें धातु था, इसमें अधातु है। उस अधातु का नाम लिखे जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वह अधातु ब्रोमीन होता है। उस धातु का नाम लिखे जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, यानी सबसे अच्छा चालक। तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। फिर आता है उस अधातु का नाम लिखे जो विद्युत का कुचालक होता है। तो धातुएं प्रायः विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन सीसा यानी लेड एक ऐसी धातु होती है जो विद्युत का कुचालक होती है। यानी उस धातु का नाम लिखे जो विद्युत का कुचालक है, तो उनमें सीसा होगा। फिर उस धातु का नाम लिखे जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी बहुत सॉफ्ट धातुएं, तो वह होता है सोडियम। उस अधातु का नाम लिखे जो विद्युत का सुचालक होता है। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो होगा ग्रेफाइट। पीवीसी का पूरा नाम लिखे। पॉलीवाइनिल क्लोराइड। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर तक तार खींचा जा सकता है, क्योंकि सोना में सबसे ज्यादा तन्यता की गुणधर्म पाई जाती है। उन 2 धातुओं का नाम लिखे जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है, तो गैलियम और सीजियम 2 धातुएं होती है। इनका गलनांक और क्वथनांक मानव शरीर के तापक्रम से भी कम होता है। यही कारण है कि इन दोनों धातुओं को हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। उन 2 धातुओं का नाम लिखे जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, वही हुआ गैलियम और सीजियम। अब आता है तन्यता क्या है। तो धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण उन्हें लंबी लंबी एवं पतली पतली तारों के रूप में खींचा जाता है, उन्हें तन्यता कहा जाता है। जिसे विद्युत तारों को खींचा जाता है लंबी लंबी एवं पतली पतली, तो वह गुणधर्म होता है तन्यता। फिर आता है आघातवधर्यता क्या है। जब धातु पदार्थ को किसी भारी भरकम पदार्थ से चोट या वार किया जाता है, तो ये चकनाचूर ना होकर चपटी एवं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यानी जब किसी धात्विक पदार्थ को भारी भरकम पदार्थ से वार किया जाता है, तो वह चकनाचूर नहीं होता है, बल्कि चपटी व टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है। धातुओं के इस गुणधर्म को ही आघातवधर्यता कहा जाता है। ध्वनिक क्या है। जब धातु या धात्विक पदार्थ को फर्श पर गिराया जाता है, तो इससे आवाज उत्पन्न होती है, यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं के इस गुणधर्म को ही ध्वनिक कहा जाता है। यानी कोई भी धातु का पदार्थ रहे, उन्हें जब गिराया जाता है फर्श यानी जमीन पर, तो उससे आवाज उत्पन्न होती है। तो इस गुणधर्म को यानी जिससे आवाज उत्पन्न होती है, उन्हें ध्वनिक कहा जाता है। धात्विक चमक क्या है। धातुओं की सतह प्रायः चमकीला होता है। धातुओं के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहा जाता है। फिर आता है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम
ये धातुएं बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं। इन धातुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि इन्हें वायु में खुला छोड़ देने पर यह तुरंत आग लग जाती है। सोडियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है। इन्हें वायु में खुला छोड़ देने पर तुरंत जल जाती है। अतः सोडियम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। यानी इन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। धातु तमनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस प्रदान करती है? तो हाइड्रोजन गैस। अम्लराज यानी एक्वा रेजिया क्या है? तो HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। सांद्र HCl अम्ल और सांद्र HNO3 अम्ल के 3:1 के अनुपात को अम्लराज यानी एक्वा रेजिया कहा जाता है। आगे है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ H2SO फिर की रासायनिक अभिक्रिया लिखे। तो इसमें 2 क्वेश्चन आ गया। पहला है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर आयरन के साथ H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। तो अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब सेकंड में था, आयरन के साथ H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया। तो आयरन यानी Fe प्लस H2SO4, तो FeSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा और बन जाएगा आयरन सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जिंक आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक आयरन को उनके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। तो वही है, जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक आयरन को उनके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जिंक प्लस आयरन सल्फेट, तो यहाँ बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस Fe विस्थापित हो गया। यानी जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और आयरन विस्थापित होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाती है? इसमें भी विस्थापन अभिक्रिया होती है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाती है क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। जाहिर सी बात है, लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, इसलिए लोहा कॉपर को उनके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो आयरन कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है तो कॉपर के स्थान पर आयरन आ जाएगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा, यानी आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यही कारण है कि विलयन का रंग बदल जाती है। अगला क्वेश्चन, भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखे। एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर होता है, एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर। तो यहाँ भौतिक गुणधर्म के आधार पर देखते हैं। धातु में तन्यता की गुणधर्म पाई जाती है, यानी धातु को लंबी लंबी तारों के रूप में खींच सकते हैं, लेकिन अधातु में यह गुणधर्म नहीं पाई जाती है। लेकिन अधातु में तन्यता की गुणधर्म नहीं पाई जाती है। धातु में आघातवधर्यता की गुणधर्म पाई जाती है, लेकिन अधातु में आघातवधर्यता की गुणधर्म नहीं पाई जाती है। धातु में ध्वनिक की गुणधर्म पाई जाती है, लेकिन अधातु में ध्वनिक की गुणधर्म नहीं पाई जाती है। धातु में चमक की गुणधर्म पाई जाती है, लेकिन अधातु में चमक की गुणधर्म नहीं पाई जाती है। धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, लेकिन अधातुएं प्रायः कठोर नहीं होती है। धातुएं प्रायः विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन अधातुएं प्रायः विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है।